कटहल के पेड़ पर चुड़ैल। सहारनपुर गांव में शाम को बिरजू गाना गाते हुए टहल रहा था। उसे शहर से आए हुए 2 दिन ही हुए थे, तभी वो एक डरावने कटहल के पेड़ के पास से गुजरता है। हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, सैया सैया तू जो झूले प्यार से आराम से मर जाऊं। मौसम बड़ा अच्छा है वैसे यहाँ का। हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, सैया। अरे ये डरावनी आवाज कहाँ से आ रही है? बिरजू मुड़कर अपने आसपास देखता है पर उसे कोई नहीं दिखता और वो फिर चलने लगता है। बिरजू रुको तो सही, मैं भी तुम्हारे सुर से सुर मिलाना चाहती हूँ, तो आओ साथ में गाते हैं। तू जो झूले प्यार से आराम से मर जाऊं, आजा चंदा बाह में तुझ में गुम हो जाऊं। बचाओ बचाओ, अरे कौन है यहाँ, कौन है? सामने आओ। इतने प्यार से बुलाओगे तो आना ही पड़ेगा ही मेरे प्यारे बिरजू। ये कहते ही चुड़ैल उस बिरजू के सामने आ जाती है। ये देखकर बिरजू बोककर बोलता है, बचाओ बचाओ, ये तो चुड़ैल है। भाग्यवान मुझे छोड़ दो, मुझे तो इस गांव में आए 2 दिन भी नहीं हुए हैं, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? तूने इतने प्यार से मुझे बुलाया है, मेरा साथ थोड़ा वक्त तो बिताओ। छोड़ दो मुझे। बिल्कुल नहीं बिरजू, मैं किसी को नहीं बख्शती। तुम्हारे बाद भी कोई आएगा तो वो भी इसी तरह मारा जाएगा। ये बोलकर चुड़ैल बिरजू का गला पकड़कर उसे मौत के घाट उतार देती है। अगले दिन एक बुढ़ा उस पेड़ के कटहल को देखकर तोड़ने की कोशिश करता है, जहाँ उस पर बैठी हुई चुड़ैल पैर हिला रही थी। अरे देख रहा हूँ, काफी समय से इस पेड़ के कटहल कोई नहीं खाता, आज मैं ही इसके कटहल लेकर चलता हूँ। ये कहते ही नारायण जैसे ही एक बड़े से पत्थर से उस कटहल को तोड़ने के लिए पत्थर ऊपर की ओर फेंकता है, तो वह पत्थर चुड़ैल पकड़ लेती है और उस पत्थर को उसको मार कर कहती है, अब आया ना मजा, बड़ा आया इस पेड़ के कटहल खाने। अगर तू इस पेड़ पर से कटहल तोड़ना चाहता है तो भूल जा, वो तू कभी नहीं कर सकता। चला जा यहाँ से, वरना तुझे मार डालूंगी मैं। तुम होती कौन हो मुझे ये सब कहने वाले? मैं तो ऐसे नहीं जाऊंगा, बिना कटहल लिए तो बिल्कुल नहीं। लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, तो चल मैं तुझे अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। ये कहते ही चुड़ैल उस आदमी का गला पकड़कर हवा में उठा लेती है और अपने हाथ लंबे करते हुए जाती है। तभी वह घबराया हुआ आदमी कहता है, अरे बचाओ, अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, अरे ये तो एक चुड़ैल है। अब पता चला तुझे मैं कौन हूँ। ये कटहल का पेड़ मेरा है, मेरा। जो भी यहाँ आता है मारा जाता है। मैं किसी को कटहल नहीं लेने दूंगी, और अब तू भी गया। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, देखो मुझे छोड़ दो, मैं अभी तक कुंवारा हूँ, मेरा नाम नारायण है और मैं कमजोर दिल का हूँ, प्लीज मुझे जाने दो, मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। क्या तेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई? पर तू मुझे पूरा 70 साल का बुढ़ा लगता है। तेरे तो पोते पोती होंगे और तू अभी तक कुंवारा कैसे रह गया? मम्मी पापा ने ध्यान नहीं दिया क्या? नहीं, आज तक मुझे कोई अच्छी लड़की नहीं मिली, पर तुम बहुत अच्छी लड़की हो। जी जी जी, तू मेरे पे लाइन मारे उससे पहले मैं तेरी लाइफ लाइन ही छीन लूंगी। ये कहते ही चुड़ैल उसके साथ कुछ भयानक करती, जिसके बाद वो फिर कभी नहीं दिखा। इस तरह जो भी उस कटहल के पेड़ के पास आता, चुड़ैल उसे जान से मार डालती है। पर आखिर चुड़ैल ऐसा क्यों करती थी? क्या कटहल के पेड़ से उसे ज्यादा लगाव था या बात कुछ और थी? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे गाँव में लोग गायब होने लग गए थे। लोगों को कुछ खबर नहीं होती कि आखिर ये सब कौन कर रहा था। तभी चुड़ैल कटहल लेने वाले इंसान को मार रही थी कि यशोदा ने चुड़ैल को ऐसा करते हुए देख लिया और वह दबे पांव वहां से भागकर सरपंच के पास पहुंचती है और कहती है, सरपंच जी, चुड़ैल। अरे तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? लो पहले पानी पियो। सरपंच के ये कहते ही यशोदा पानी पी लेती है। यशोदा क्या हुआ, अब बताओ आराम से। सरपंच जी, वो मैंने गांव के किनारे जो कटहल का पेड़ है, वहीं मैंने एक चुड़ैल को हमारे गांव के आदमी को मारते हुए देखा है। इसका मतलब हमारे गांव में इतने दिन से जो लोग गायब हो रहे थे, उसको उसी चुड़ैल ने मारा है। आप कुछ कीजिए, वरना वो चुड़ैल सभी लोगों को मार डालेगी। तुम डरो मत यशोदा, अभी उस चुड़ैल के जाने का इंतजाम करता हूँ मैं।
सरपंच सभी गांव वालों को उस चुड़ैल के बारे में बता देता है और सभी हाथों में मशाल लिए उस कटहल के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। तो धमकाते हुए सरपंच कहता है, देखो, इस पेड़ पर जो भी चुड़ैल है वो तुरंत इस गांव को छोड़कर चली जाए। अगर तुमने अब किसी हमारे गांव के आदमी को मारा तो हम तुम्हें इस पेड़ के साथ जला देंगे। अच्छा, आ गया सरपंच तू। और कितनी बार मुझे इस पेड़ के साथ जलाएगा? बोल, कितनी बार? मैं कुछ समझा नहीं, क्या बोल रही हो तुम? मैं बताती हूँ सरपंच तुझे, तेरे कर्म कांड मैं याद दिलवाऊंगी। याद कर, आज से 6 महीने पहले सीता नाम की औरत इसी पेड़ के पास झोपड़ी में रहती थी। वो औरत मैं ही थी। मैं बेचारी जैसे तैसे अपनी माँ का ख्याल रखकर इस कटहल के पेड़ से मंडी में कटहल बेचकर गुजारा चलाती थी। कटहल ले लो, कटहल, ताजा ताजा कटहल। अरे बहन, जरा मुझे भी आधा किलो कटहल देना। ये लो बहन। सीता दिन प्रतिदिन कटहल ही बेचा करती थी, पर पहले के दिन से आज उसने कटहल की ज्यादा कमाई की थी। ये पैसे वह अपनी माँ को दिखाती है। माँ, माँ, देखो आज मैंने कितने सारे पैसे कमाए हैं। जादू हो गया आज तो। ये तो बढ़िया हो गया बिटिया, ऐसे ही लगन से काम करती रहे। धीरे धीरे सीता पैसों को जमा कर लेती है और एक दिन सरपंच का साला मोहित उसे इतने सारे पैसों के साथ देखकर कहता है, 2 दिन पहले इसने मेरे प्यार को ठुकराया था ना, अब पूरे गाँव में इसे जीजा जी से बेइज्जत करवाऊंगा। ये बोलते ही मोहित सरपंच से कहता है, जीजा जी, मैंने अपने कमरे में पैसे रखे थे, वो गड्डी मिल नहीं रही। कल सीता यहाँ आई थी, मुझे लग रहा है उसने ही पैसे चुराए हैं। पर वो क्यों आई थी? मुझसे पैसों की मदद मांगने आई थी, पर मैंने उसे मना कर दिया, इसीलिए मुझे लग रहा है कि उसने चोरी कर ली। ऐसी बात है तो मैं उस चोरनी को छोड़ूंगा नहीं। पैसे चाहिए थे तो मदद मांग लेती। ये कहते ही सरपंच सीता को गांव में चोरनी कहकर इल्जाम साबित कर देता है। सरपंच जी, मेरा विश्वास करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो मोहित जी को प्रसाद देने आई थी। भला मैं पैसे क्यों लूंगी? ये मुझे फंसा रहे हैं। मेरा कटहल को बेचकर काम चल जाता है। देखा जीजा जी, कैसे झूठ बोल रही है। मैं तो कहता हूँ इसी कटहल के पेड़ से ही बांध के जला डालो इसे। वैसे भी इसका कोई नहीं है। ठीक है, बांध दो इसे कटहल के पेड़ से और जला दो। ये कहते ही सरपंच उसे कटहल के पेड़ से बांधकर गांव वालों के सामने जलवा देता है। बस उसी दिन से सरपंच मैं चुड़ैल बनकर इस पेड़ पर हक जमाए बैठी हूँ। किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरे साथ नाइंसाफी किया है, मरेंगे सब। नहीं नहीं सीता, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। इन मासूम लोगों को मेरे किए की सजा मत दो। मैंने अपने साले की बात मानकर बहुत गलत किया। अरे मुझे माफ कर दो। नहीं, जान के बदले जान। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस गांव को छोड़कर चली जाऊं तो मोहित को मेरे हवाले कर दो। सारी गलती उसकी है। हाँ हाँ सरपंच जी, मोहित को हवाले कर दो। उसने सीता के साथ गलत किया है। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। ये कहकर मोहित भागता ही है कि चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और बोलती है, मोहित, तूने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मार डाला। अब तेरे मरने की बारी है। सरपंच, मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ हमेशा के लिए। ये कहते ही चुड़ैल उसे हमेशा के लिए आसमान में लेकर गायब हो जाती है, जिसके बाद कोई भी अब उस कटहल के पेड़ से नहीं डरता था। कंजूस बेटे का गरीब माँ बाप पर अत्याचार। जगलाल और वसुधा का इकलौता बेटा था रवि, जिसे उस दंपत्ति ने बड़े ही नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया था। क्या बात है भाग्यवान, हाँ, आज तुम्हारा चेहरा इतना चहक क्यों रहा है? पूरे 5 बरस बाद आज मेरा बेटा विदेश से लौट कर जो आ रहा है। उसी पल एक लंबी चौड़ी गाड़ी उनके घर की चौखट पर आकर रुकती है। लगता है रवि आ गया। दीनू भैया, जल्दी से आरती की थाल लेकर बाहर आइए। जी भाजाई, अब ही लावत है। एक लंबे अरसे बाद रवि को देखकर वसुधा की आंखों से खुशी के झरने फूट पड़ते हैं और जगलाल कहता है, अरे रे भगवान, तब से एक टक निहारे जा रही हो, बस भी करो। मुद्दतों बाद देख रही हूँ अपने लाल की सूरत। इसकी छवि मेरी आंखों में समा रही है। उम्र भर भी निहारती रही तो भी मेरी आंखें नहीं दुखेंगी। आपकी आंखें भले ना दुखें, मेरे पाँव तो दुख रहे हैं। अगर ये फैमिली ड्रामा खत्म हो गया हो तो अंदर चलें। रवि की रूखी बोली जगलाल के मन में कई बड़े सवाल खड़े कर देती है। कौन सी गहरी चिंता में डूबे हुए हैं? याद है ना, कल हमारे रवि का 25वां जन्मदिन है। हमने तय किया था कि उपहार में हम रवि को ये सारा घर-बार, जमीन जायदाद सौंप देंगे। रवि का बदला आचरण देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे ये वो रवि रहा ही नहीं जिसको हमने 5 बरस पहले यहाँ से विदेश पढ़ने को भेजा था। दरवाजे पर खड़ा रवि उनकी बातें सुनकर खुद से कहता है, कहीं माँ बाबूजी के सामने मेरा भांडा तो नहीं फूट गया कि मैं विदेश पढ़ने नहीं बल्कि मौज मस्ती करने गया था। अगली शाम जन्मदिन के अवसर पर सभी लोग उनकी खुशियों में शरीक होने आते हैं, जहाँ रवि के माँ पापा कहते हैं, रवि, ये ले तेरे माँ बाबूजी की ओर से जन्मदिन का तोहफा।
बेटा, आज से हमारी सारी जमीन जायदाद, रुपया पैसा, फंड, सब कुछ हमने तेरे नाम कर दिया। वसुधा और जगलाल को रवि के हाथों सब कुछ सौंप अभी एक रात ही गुजरी थी, जिसके साथ रवि के तेवर एकदम बदल जाते हैं। अगले दिन, अरे भौजाई, भाजी तरकारी नहीं है, पैसे दे देते तो जाकर बाजार से मऊ ले आते। दीनू भैया, आज से इस घर का नया मालिक हमारा बेटा रवि है। उसी पल रवि अमीरी का रुतबा झाड़ते हुए सोफे पर पैर पसारे बैठ जाता है। अरे रवि बेटा, भाजी तरकारी का दाम दे दो। पहली दफा में रवि दीनू की बात को नजरअंदाज कर देता है, मगर दूसरी दफा बात को दोहराता देख रवि गुस्से से उसे झड़पते हुए कहता है, 2 कौड़ी के नौकर पिछले 5 मिनट से मेरे सिर पर चढ़े बैठा है। मैंने कहा तुम सभी का बीड़ा उठा रखा है जो नोट खर्च करूं? हाँ? बेटे का कट्टर रुझान देखकर जगलाल और वसुधा की आस टूटकर चूर होती दिखाई पड़ रही थी। रवि बेटा, ये क्या लहजा है बड़ों से बात करने का? उन्होंने सिर्फ पैसे ही तो मांगे थे। अरे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो मैं बेफजूल खर्च करूं? क्यों रवि, ये पैसे तुझे पेट से बढ़कर हैं? अरे तेरे जीवन में हमारा कोई मोल नहीं। दुनिया में सिर्फ 3 चीजों का मोल है, पैसा, पावर, पोजीशन। तुम गरीब अब मेरे किसी काम के नहीं। कंजूस बेटा अपने गरीब माँ बाप के आगे अमीरी का रौब झाड़कर घूमने चल देता है, जिसे देख वसुधा स्तब्ध रह जाती है। बिना अपने बारे में सोचे जिस बेटे पर सब कुछ न्योछावर कर दिया, आज उसकी बोली से इतने बेबस बेसहाय महसूस हो रहा है। ये कलयुग का दौर है वसुधा, ये कोई शमन कुंवार नहीं जो गरीब बूढ़े माँ बाप का भार उठाना चाहता है। जहाँ एक और रवि माँ बाप के पैसे को मौज मस्ती में उड़ा रहा था, वहीं दूसरी तरफ गरीब माँ बाप रोटी को तरस रहे थे। कुछ घंटों बाद, अजी आधी रात हो गई है मगर अभी तक रवि घर नहीं लौटा है। वसुधा, अभी भी तुम्हें भूख से ज्यादा उस कंजूस बेटे की पड़ी है जो हमारे ही दिए पैसे में से एक वक्त की सब्जी का दाम नहीं दे सका। पूत कपूत भले हो जाए मगर माता कुमाता नहीं होती। अचानक नशे में धुत रवि घर लौट कर आता है। रवि, तूने शराब पी है? ये सुनकर कंजूस बेटा कसाई का रूप धरकर वसुधा को दूर झटकते हुए उस पे चीख पड़ता है, तेरी ये औकात घर के मालिक से सवाल पूछती है? वसुधा के सर से खून का बहाव देख जगलाल घबराते हुए कहता है, अरे किसने कहा था तुम्हें उस पियक्कड़ के मुंह लगने को? रुपये और रुतबे में रिश्ते नाते भूल बैठा है वो। अगली सुबह, बेटा जल्दी से मुझे 1000 रुपए दे दे। कल रात नशे में तेरे हाथों तेरी माँ के सिर पर गहरी चोट आई है। अगर सही तौर से इलाज नहीं हुआ तो चोट गहरी जख्म बन जाएगी बेटा। बढ़ा दिया खर्चा? अरे किसने कहा था तुम्हारी धर्मपत्नी को मुझे भाषण देने को? हाँ, मेरे पल्ले एक फूटी कौड़ी नहीं। आजकल गरीबों के लिए सैकड़ों खैराती अस्पताल हैं, वहां जाकर इलाज करवाओ। गुजरते वक्त के साथ रवि की कंजूसियां और ज्यादा बढ़ रही थी। एक दिन, ऐ सुनो बुढ़ऊ, मैं कोई टाटा बिरला नहीं। हाँ, मेरे पास इतने पैसे बचे हैं कि मैं इस घर में नौकर रखकर पगार दूं। आज से इस घर का कामकाज मेरे पूजनीय माँ बाप निपटाएंगे। रवि अपनी कंजूसी के चलते दीनू को घर से निकाल बाहर कर देता है। मेरे पूजनीय पिताजी, जल्दी से यहाँ आओ। क्या बात है बेटा, तूने मुझे पुकारा? जरा जल्दी से मेरे जूते पॉलिश कर दो। गरीब बाप चुप्पी साध कर जमीन पर बैठकर बेटे के जूते पॉलिश करने लगता है। तभी वहाँ वसुधा आकर कहती है, अरे ये क्या, जिस पिता के पाँव छूने चाहिए तुझे, उनसे तू जूते पॉलिश करा रहा है? मैंने तुम्हें मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए घर में नहीं रखा है। मोची के यहाँ जूता पॉलिश की कीमत 50 रुपए हो गई है। फोकट के पैसे बहने से क्या फायदा जब घर में ही मोची और मजदूर दोनों मुफ्त में मिल जाए। हाँ, ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, रवि के 2 दोस्त घर आकर कहते हैं, अरे रवि, ये फटेहाल गरीब कौन है? अरे कुछ ऐसा समझ ले, ये दोनों यहाँ बंधुआ मजदूरी करते हैं। चिल यार, नौकर हैं दोनों। बेटे के मुंह से ये सुनकर उस बाप का सर जैसे जमीन में गड़ने को हो रहा था। रवि अपने दोस्तों के साथ पार्टी में मशरूफ था, वहीं गरीब माँ बाप एक कोने में पड़े सिसक रहे थे। कितनी आस लगाई थी हमने इस पर, मगर आज हम माँ बाप बेटे पर बोझ बन गए हैं। अब शायद हमारा दाना पानी इस घर से उठ चुका है। जैसे ही दोनों घर से जाने लगते हैं, अचानक रवि जमीन पर गिरता है, जिसे देख उसके दोस्त अपना पल्ला छुड़ाकर भाग जाते हैं। वसुधा रोते हुए कहती है, रवि, हे भगवान, मेरे लाल को क्या हो गया?
रवि उठ जा बेटा। दोनों फौरन उसे अस्पताल ले जाते हैं, जहां जांच पड़ताल करके डॉक्टर कहता है अत्यधिक शराब के सेवन की वजह से आपके बेटे की दोनों किडनी जवाब दे चुकी हैं। फौरन ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन के बाद ओबी नेगेटिव ब्लड भी चाहिए। मेरा खून ओबी नेगेटिव है। मेरे खून का एक एक कतरा ले लीजिए, मगर मेरे बेटे की जान बचा लीजिए। थोड़ी ही देर में ऑपरेशन शुरू होता है और तकरीबन 24 घंटों बाद रवि होश में आता है। डॉक्टर, मुझे क्या हुआ था? शराब आपकी किडनी की खातिर तेजाब बन चुकी थी भाई साहब, समझे? जब आप यहाँ आए थे तो आपकी कहानी लगभग खत्म हो चुकी थी, मगर आपके पिता ने अपनी किडनी और आपकी माँ ने अपना खून देकर आपकी जान को बचाया है। आप बहुत धनी हैं जो आपके पास ऐसे माता पिता हैं। यह सुन रवि आंसू बहाते हुए बिस्तर से उठकर अपने पिता के पास और माता के पास जाता है और वहां आकर कहता है, माँ, बाबूजी, मेरे अपराधों की कोई माफी नहीं। मैंने दोनों पर कहर ढाने में कोई असर नहीं छोड़ी, मगर आप दोनों के दिए इस नए जीवन से मैं किसी भूल को नहीं दोहराऊंगा। इस तरह रवि का पैसे का घमंड माँ बाप के त्याग और प्यार के आगे फीका पड़ जाता है, जिसके बाद वो अपनी भूल को सुधार कर बेटे होने का फर्ज बखूबी अदा करता है। अमीर वर्सेस गरीब बहन। किशनगंज में रहने वाले सुरेश की 2 बेटियां थीं, जिनका नाम न्यासा और दिलासा था। एक सुबह सुरेश अपनी बेटियों को निहारते हुए कहता है, वक्त हो चला है जब मुझे अपनी दोनों बेटियों के हाथ पीले करने के बारे में सोचना चाहिए। फिर वो दोनों बेटियों को अपने पास बुलाकर कहता है, बिटिया, तुम दोनों ब्याह के लायक हो गई हो। वैसे तो शादी को लेकर हर लड़की के मन में अनेकों आशाएं जुड़ी होती हैं। अगर तुम दोनों के दिल में कोई है तो तुम अपने पिता को खुलकर बता सकती हो। दोनों की खामोशी देखकर सुरेश को चैन पड़ता है, जिसके बाद दोनों बहनें एकाएक पिता के सामने शादी के प्रति अपना रुझान साझा करती हैं, जहां न्यासा बेधड़क होकर कहती है, पिताजी, मैं एक ऐसे शख्स से शादी करना चाहती हूँ जिसका बड़ा सा घर-बार हो और अच्छा खासा बिजनेस हो, ताकि मैं सारी उम्र ठाट से रह सकूं। पिताजी, मेरी सिर्फ एक ही चाहत है, मुझे अपने पति में अपने पिता की छवि मिले। उस रोज से सुरेश अपनी बेटियों के विवाह के लिए वर तलाशने लगता है, जो मनोहर और युवराज नाम के 2 अलग अलग लड़कों पर खत्म होता है। जहां युवराज एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, वहीं मनोज एक साधारण तबके का व्यक्ति था, जिसकी किराने की दुकान थी। वो एक ही मंडप में अपनी दोनों बेटियों का ब्याह रचा देता है। अगले 2 दिनों के बाद दोनों बहनें पग फेरे की रस्म के लिए पिता के पास आती हैं, जहां न्यासा अपने रुतबे का अमीरी अंदाज में धौंस झाड़ते हुए कहती है, अरे दिलासा, ये कैसी फीकी पुरानी साड़ी पहनी है तुमने? फुटपाथ से खरीदी है क्या? फिर इतने हल्के गहने नई नवेली दुल्हन पर शोभा देते हैं क्या? भला मुझे देखो, सर से पांव तक सोने से लदी हुई हूँ। तुम्हारे जीजाजी ने मुझे कल ही बड़े बाजार से एक साथ 7 कांजीवरम की साड़ियाँ दिलाई है। तुम तो जानती हो ना कि कांजीवरम की साड़ी कितनी महंगी बिकती है। इस पर दिलासा अपनी बहन न्यासा से कहती है, अमीर बनने का अरमान किसका नहीं होता, मगर सभी की किस्मत तुम्हारी जैसे ही बलवान नहीं है मेरी प्यारी बहना। मेरे पति भले ही पैसे से गरीब हैं, मगर दिल के बेहतर इंसान हैं। वो मुझे बेहद प्यार करते हैं। ओफो दिलासा, बी प्रैक्टिकल। कब समझोगी कि प्यार से पेट नहीं भरता? जिंदगी को बेहतर तौर से जीने के लिए पैसे पास होना बहुत जरूरी है। अमीरी की ठाट बाट का अपना ही मजा है। अगले दिन दोनों बहनें अपने ससुराल को विदा हो जाती हैं, जहां एक और अमीर न्यासा के पति के बिजनेस में हो रही तरक्की उसके कदम चूम रही थी, वहीं दूसरी ओर गरीब दिलासा के पति की दुकान ठप पड़ती जा रही थी। एक रोज न्यासा कार में सवार होकर अपनी बहन के घर आती है। न्यासा, पूरी 2 बरस बाद देख रही हूँ तुम्हारा ये खिलता हुआ चेहरा। हाँ, अब महीने के हर दूसरे दिन मैं पार्लर में बिताती हूँ तो चेहरा तो खिलेगा ही, मगर करीबी से जूझकर तुम्हारा चेहरा मुरझा चुका है। न्यासा को अमीरी का रुतबा झाड़ते देख दिलासा के पति मनोहर को भारी आघात पहुंचता है। तभी दिलासा कहती है, खड़ी खड़ी ही सारी बातें करोगी, बैठ जाओ। अभी न्यासा ने अपनी अमीरी का बखान करना बंद ही किया था कि उसका पति युवराज डींगे हाँकते हुए कहता है, वो क्या है ना, हमें खाट चौकी पर बैठने की आदत नहीं है, हमेशा से सोफे का आदी हूँ। बुरा मत मानना साली साहिबा,
ससुर जी ने इन जनाब से आपका ब्याह रचाकर आपको गरीबी के दलदल में धकेल दिया है। मेरी पत्नी न्यासा को देखो, शहर में ठाट बाट से रहती है। मेरे जाने के बाद युवराज की तरक्की क्या हुई, ये तो मुझे अपना गुड लक चार्म कहते हैं। मुझे जमीन पर पाँव न धरना पड़े, इसके लिए हाल ही में 15 लाख की बड़ी कार खरीदी है। मगर इस घनघोर गरीबी में तुम्हारे पैर तो मिट्टी में ही सने रहते होंगे ना। एकदम से मनोहर के सब्र का बांध टूट जाता है और वो भड़कते हुए कहता है, बस अपनी अमीरी का रौब झाड़कर मेरी बीवी को नीचा दिखाना बंद कर। अमीरी के रुतबे से तुम्हारी भौहें घमंड से चढ़ गई हैं न्यासा। अरे जिसकी पैसे की तो औकात नहीं है, उसके तेवर ऐसे जैसे कोई बिजनेस टाइकून हो, करीब देहाती। उनके जाने के बाद मनोहर कहता है, अमीरी और शानो शौकत के नशे में चूर हो गई है न्यासा। आखिर क्या मिलता है उसे हर बार तुम्हें नीचा दिखाकर? शायद उसे ऐसा करके खुशी मिलती होगी, तो खुश होने दीजिए ना उसे। पिताजी के जाने के बाद बेहद कच्ची उम्र में घर की जिम्मेदारियां मेरे सर पर आ गईं। मैंने पाई पाई जोड़कर ये दुकान खोली, मगर अब किराने का काम भी ठप पड़ गया है, ज्यादा पैसे भी नहीं बचे। सुनिए, पिताजी ने मुझे ब्याह में जो गहने दिए थे ना, वो मेरे पास बेफिजूल ही पड़े हैं। उन्हें बेचकर कोई दूजा काम शुरू कर लीजिए। मनोहर दिलासा के जेवर गिरवी रखकर कुछ पैसे मोल ले आता है। अरे आ गए आप? कुल जेवरों का यही दाम मिला है। सोचा था कि इसे कोई बड़ा व्यापार खोलूंगा, मगर इतने कम पैसों में पड़ता नहीं दिखाई पड़ रहा। अक्सर छोटे कदम ही बड़ी सफलता का कारण ठहरते हैं। शादी का सीजन चल रहा है, माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर मीठे से शुरुआत करते हैं। फिर दोनों दंपति घर में मिठाई बनाकर उन्हें बेचने के लिए बाजार में आते हैं। दोनों काफी देर आवाज लगाते हैं, मगर किसी को ना आता देख वो हताश मन से कहते हैं, सवेरे से सांझ होने को आ गई है, अब तक हमारे एक भी लड्डू की बोहनी तक नहीं हुई। अगर ये आखिरी पैसे डूब गए तो? देर शाम एक धनी व्यक्ति उनके पास आकर कहता है, अरे सुनो, ये सारी मिठाई जल्दी से बांध दो। वैसे तो मैं खुद मिठाई का व्यापारी हूँ, मगर जो मेरी दुकान की मिठाई बनाता है वो आज आया नहीं, इसलिए ये मिठाई मुझे ब्याह में पहुंचाना है। मिठाई वाला सारी मिठाइयां खरीद कर उन्हें दाम देता है, जिससे वो कई रोज बाद वो भरपेट खाना खाते हैं। इन पैसों से कल हम और ज्यादा तादाद में मिठाई बनाएंगे। अगले सवेरे दोनों मिठाइयां बनाकर उसी जगह बेचने पहुंचते हैं। तभी वही मिठाई वाला आकर उनसे कहता है, अरे भाई, कल शादी में तुम्हारे लड्डू की खूब सराहना हुई और मेरे पास बड़े तबके के लोगों की शादी के मिठाइयों के ऑर्डर आते हैं। मेरी खातिर मिठाई बनाओगे? इससे हमारी कमाई का जरिया बढ़ेगा तो हर्ज कैसा, हमें ये सौदा मंजूर है। हर एक दिन के साथ उनकी मिठाई की मांग बढ़ती जा रही थी, जिससे उनके गरीबी की रेल अब पटरी पर आने लगी थी। मगर दूसरी ओर समय की मार के चलते न्यासा के पति को बिजनेस में भारी घाटा हुआ, जिसके चलते वो गरीबी की चपेट में आ चुके थे। सुनो जी, माँ लक्ष्मी की कृपा से हमारे पास अच्छी खासी कीमत जुड़ गई है, क्यों ना हम थोक मिठाई की दुकान खोले? दोनों मिठाई की दुकान खोलते हैं। मिठाइयों के उत्तम स्वाद के कारण थोड़े ही दिनों में उनकी मिठाई की दुकान पूरे हाट बाजार में भारी सुर्खियां बटोर चुकी थी, जिसके साथ प्रतिदिन उन्हें विशेष कमाई हाथ लगती थी। दिलासा, अब मैं तुम्हें तमाम खुशियां देना चाहता हूँ। बहुत दिन गरीबी में जीवन काट लिया तुमने। अमीर होकर मनोहर बड़ा सा घर बार, गाड़ी और विलासिता की सभी चीजें खरीदता है। एक दिन गरीबी से जूझती न्यासा उसके पास आती है। न्यासा, ये क्या हुलिया बना रखा है? दिलासा, मेरे पति का बिजनेस में बहुत भारी नुकसान हुआ है। पाई पाई घाटा चुकाने में चली गई, घर से बेघर हो गई। बड़े आस से आई हूँ। इश्तिहार में देखा कि जीजा जी के मिठाई के कारखाने में वर्कर्स की जरूरत है। जानती हो न्यासा, अमीरी और आमदनी का कोई भरोसा नहीं कि वो कब चली जाए। एक दिन तुमने मेरी गरीबी का मजाक बनाकर अपनी अमीरी का गुमान दिखाया था। आज तुम मेरे सामने झोली फैलाए खड़ी हो। अमीरी का कोई भरोसा नहीं कब अर्श से फर्श पर ले आए। न्यासा का झुका सिर जैसे जमीन में गड़ने के लिए उतावला था। तभी दिलासा कहती है, अगर तुम्हारे पति को मेरे पति के मिठाई के कारखाने में काम करने से ऐतराज नहीं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। आज मुझे एहसास हो गया कि पैसा प्यार का कोई तोल नहीं, क्योंकि पैसा भले ही साथ छोड़ जाए, मगर प्यार भरे रिश्ते
आखिरी दम तक साथ निभाते हैं। अंत में न्यासा के सिर चढ़ा अमीरी का घमंड टूटकर चूर हो जाता है, जिसके साथ उसे रिश्तों की गहराई का एहसास भी हो जाता है। 3 जादुई गन्ना मशीन। स्वरूपगढ़ गांव में मदन, गगन और लखन नाम के 3 भाई एक संग रहा करते थे। जहां मदन और गगन मेहनत और ईमानदारी भरा रुझान रखते थे, वहीं बड़ा भाई लखन हमेशा ग्राहक से छल कपट से धन कमाया करता था। तीनों एक मंडी में सब्जी बेचा करते थे। सांझ को तीनों घर लौटकर अपनी अपनी कमाई को गिनते हुए कहते हैं, आज कुल मिलाकर मैंने 5000 की सब्जियां बेची हैं। अगर आमदनी का हिसाब लगाया जाए तो काट छाट कर 1000 रुपए पड़ा। मेरी कमाई भी एकदम तेरे बराबर है। लखन भैया, आपकी आज की कमाई कितनी हुई? अरे अपनी कमाई का बखान करके तुम दोनों मुझे जलाने का काम मत करो। जाने किसका मुंह देख कर गया था जो पूरे दिन कमर तोड़कर ये चंद चिल्लड़ हाथ लगे हैं। भैया, जरूर आपने सवेरे लालच का मुंह देखा होगा। आपके अधिक लोभ लालच के चलते ही ग्राहक भागते हैं। मंडी में आने वाले सभी ग्राहकों को खबर है कि आप उनकी सब्जियां जिस दोषपूर्ण वामतंत्र से तौलते हो, उसके भीतर क्या तिकड़मबाजी है। ये सुनकर लखन भौएं चढ़ाकर अपने बड़े होने का रौब झाड़कर कहता है, बस तब से दोनों एक ही सुर में सुर मिलाए जा रहे हो। अपना ये ज्ञान अपने पल्ले रखो। तुम मेरे बड़े नहीं हो, मैं तुम्हारा बड़ा हूँ। लखन अपना भड़ास निकालकर पैर पटकते हुए चल देता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक सांझ तीनों भाई आपस में बैठकर कहते हैं, पूरी मंडी में सैकड़ों ठेले वालों की भरमार हो चुकी है, जिससे कि कमाई भी बहुतेरे हिस्सों में बट गई है। हमें कोई दूजा काम शुरू करना है। मदन, इस भीषण गर्मी में सबसे ज्यादा गन्ने के जूस की बिक्री है। क्यों ना हम तीनों भाई गन्ने के जूस का ठेला खोल दें? हाँ, तो फिर तेरा कल भोर हम मंडी से गन्ने खरीदने चलेंगे। फिर मदन और गगन सुबह उठकर कहते हैं, बड़े भैया, अरे ओ लखन भैया, उठो तो। अरे गन्ने खरीदने नहीं चलना क्या? आज से हम तीनों भाई को गन्ने का जूस बेचना है। अरे तुम बेचो जूस, मैं अपने सब्जी के कारोबार में ही संतुष्ट हूँ। अरे छोड़ गगन, अगर ये जीवन भर घुइयां और कद्दू बेचकर खुश है तो होने दे। मदन और गगन गन्ने और सस्ते दर के 2 गन्ना मशीन खरीदकर गन्ने का जूस बेचने लगते हैं। उनका ये कारोबार खूब फलता है, जिसे देख लखन मन में कुढ़ते हुए कहता है, ये कद्दू लौकी बेचकर तो घुइयां भी मेरे हाथ नहीं लग रहा, मगर मेरे ये दोनों भाई गन्ने का जूस बेचकर अच्छे नोट छाप रहे हैं। अब कल से मैं भी गन्ने का जूस बेचकर इनके सारे ग्राहक को अपने पास बटोरकर इन अनमोल रतन पर ऐसा कहर बरसाऊंगा कि इनके जूस का कारोबार ठप पड़ जाएगा। लखन बुरी मनसा के साथ अगली सुबह से गन्ने के जूस का ठेला लाकर अपने भाइयों के ठेले के पास खड़ा करके कहता है, ताजा ताजा गन्ना रस पी लो, गर्मियों का बेनजीर तोहफा गन्ने का जूस सिर्फ 5 रुपए प्रति गिलास की। ले लो भैया ताजा गन्ने का रस। देख ले गगन, लखन भैया ने एक बार फिर अपना लालची रुझान दिखाना शुरू कर दिया। वो भली तरह जानते हैं कि हम दोनों भाई 10 रुपए गिलास गन्ने का जूस बेच रहे हैं, तो फिर ये आधे दाम पर जूस बेचकर क्यों हमारा धंधा चौपट करने पर तुले हैं। अरे तू फिक्र मत कर मदन भैया, चाहे कितने भी हाथ पैर पटक ले, हमारे गन्ने के जूस की बात ही निराली है। क्योंकि हम खराई से ग्राहकों को अच्छे और किफायती गन्ने का जूस बेचते हैं, न कि इनकी तरह बेकार गुणवत्ता के गन्ने का जूस। तमाम ग्राहकों की भीड़ गगन और मदन के जूस के ठेले पर खड़ी थी। वहीं लखन का ठेला एकदम उदास पड़ा था, जिसे देख वह कहता है, इससे पहले कि मेरे दोनों भाइयों की आंखें घमंड से चढ़ जाएं, आज मैं इस गन्ना मशीन को ही चूर चूर कर दूंगा। आधी रात जब दोनों भाई नींद के आगोश में थे, तब लखन उनके गन्ने की मशीन के पुर्जे को चुरा कर कहता है, इस एक पेंच के बिना ये गन्ना मशीन किसी काम की नहीं। अगले सवेरे जब दोनों भाई गन्ने का ठेला लेकर अड्डे पर आते हैं तो उनका मशीन काम नहीं करता। मदन थोड़ी देर में ही ऊब कर घर लौट आता है, मगर गगन सांझ तक मशीन को ठीक करने की भरसक कोशिशों के बाद घर आने लगता है, जहां रास्ते के बीचों बीच उसे 3 गन्ना मशीन दिखाई देता है। लगता है ये गन्ना मशीन किसी की नहीं, क्या पता ये गन्ना मशीन मेरे किसी काम आ जाए। वह तीनों गन्ना मशीन को लेकर अपने घर आ जाता है। इसके पुर्जे और चमक देखकर तो लग रहा है जैसे ये गन्ना मशीन एकदम नहीं है। क्यों ना जूस निकालकर इसका पुख्ता पता कर लूं। वह जैसे ही पहले गन्ना मशीन के भीतर एक गन्ना डालकर उसके आगे बर्तन रखता है, गन्ने से निकल रही बूंदें हीरे में बदलकर बर्तन में भर जाती हैं। ये कैसी माया थी? ये गन्ने का रस हीरे में कैसे बदल गया? अरे ये जादू इस गन्ना मशीन का था या इस गन्ने का? फिर वह दूसरे गन्ने मशीन में एक और गन्ना डालता है, जो इस बार उसे सोने की मुहर में बदलकर बाहर निकलती है। इसी तरह वह तीसरे गन्ने मशीन के साथ भी इसी प्रक्रिया को दोहराता है।
इसका मतलब कि ये जादू इन तीनों जादुई गन्ने मशीन का है। गगन खुशी से अपने दोनों भाइयों को तीनों जादुई गन्ना मशीन के बारे में बताता है, जिसे सुन लखन की आंखों में घनघोर लालच समा जाती है और वह आधी रात को उठकर कहता है, क्यों ना मैं इन तीनों जादुई गन्ना मशीन को लेकर रफ्फू चक्कर हो जाऊं। इससे मैं जीवन भर भारी मेहनत से भी बच पाऊंगा। वह उन तीनों गन्ने मशीनों से मांग करते हुए कहता है, ए जादुई गन्ना मशीन, इस पर मुझे हीरा सोना और पैसा दो। मगर कोई भी गन्ना मशीन लखन को कुछ भी नहीं देते। तभी उसके दोनों भाई उठकर कहते हैं, क्या हुआ भैया, तीनों जादुई गन्ना मशीन में से किसी ने भी हीरे सोने और पैसे नहीं बरसाए? क्योंकि असली तीनों जादुई गन्ना मशीन तो हमारे पास है। हम पहले ही आपके लालची मंसूबों को भांप चुके थे, इसीलिए हमने जादुई तीनों गन्ने मशीन से साधारण गन्ने मशीन की अदला बदली कर दी थी। यकीन नहीं होता तो परख कर देख लीजिए। लखन जादुई गन्ना मशीन के पास आकर जैसे ही उनके भीतर गन्ना डालकर पिराई की विधि शुरू करता है, जादुई गन्ना मशीन तेज चमक से लौवित होकर हीरा सोना और पैसा बरसाती है। गगन मदन, आज मेरे भीतर से स्वार्थ भाव खत्म हो चुका है। मुझे सिर्फ अपने गन्ने के जूस के ठेले को दोबारा शुरू करने के लिए इस एक हीरे की जरूरत है। अब हम तीनों भाई इस जादुई गन्ना मशीन से बेसहारों की मदद करने का जिम्मा उठाएंगे, न कि अपना स्वार्थ पूरा करके। एक रोज तीनों भाई एक साथ गन्ने के जूस का ठेला लिए एक गांव से गुजर रहे थे, तो वह भीड़ को देखकर रुक जाते हैं। अरे चाचा, ये भीड़ कैसी है? अरे बेटा, बेचारे शैलेश भाई ने पाई पाई जोड़कर अपनी बेटी के दहेज के सामान के लिए बटोरा था, मगर कल रात चोरों ने गांव पर डेरा डाला और ब्याह का घर जानकर उनके घर से सारे रुपए पैसे जेवर जो भी कुछ था सब लूट ले गए। हमें उनकी मदद करनी होगी। मैं फौरन घर जाकर इन तीनों जादुई गन्ना मशीन को लेकर आता हूँ। लखन घर जाकर तीनों जादुई गन्ने मशीन को लेकर हाजिर होता है। शैलेश काका, इस जादुई गन्ना मशीन से आपने जो भी खोया है उसे हासिल कर सकते हैं। अरे मगर वो कैसे? तीनों मिलकर पूरे गांव के सामने हर एक जादुई मशीन में जैसे ही गन्ना डालते हैं, जादुई मशीन चमचमाते हुए हीरा पैसा सोना निकालते हैं। अरे ये जादुई गन्ना मशीन तो जिन्न के जादुई चिराग जैसा है। अब इन रुपयों से आप अपनी बेटी के दहेज का सामान और इन हीरे सोने से आप सभी जेवर बना सकते हैं। अरे शुक्रिया बेटा, आज तुमने इस जादुई मशीन के सदुपयोग करके इस बेबस बाप की पगड़ी उछलने से बचा ली। तीनों भाई उनकी मदद करने के बाद जादुई गन्ना मशीन को लेकर वापस लौट आते हैं, और जब कभी उन्हें बदहाल कंगाल लोग दिखते तो वह जादुई गन्ना मशीन से इसी तरह उनकी भरसक मदद करके इंसानियत को कायम किया करते थे। गरीब पति की 5 पत्नियां। पंकज अपनी माँ कौशल्या के संग हरिपुर गांव की सीमा में रहा करता था। उसके पास एक ठेला था जिसपे वो श्रृंगार का सामान धरकर गांव-गांव में बेचा करता था। खटिया पर पड़ी कौशल्या खांसते हुए कहती है, पंकज बेटा, कल तुझे देखने खातिर रिश्ते वाले आएंगे, तुझे याद तो है ना? माँ, मेरे ब्याह की जिद आप छोड़ क्यों नहीं देती? अरे किस बेटी का बाप मुझ गरीब से अपनी बेटी को ब्याहना चाहेगा? ऐसा कहकर पंकज अपना ठेला लिए रवाना हो जाता है, जिसके पीछे से कौशल्या चिंता भरे रुझान से कहती है, अरे ये गरीबी मेरे बेटे के ब्याह में अड़चन बन बैठी है। सोचकर ही मन कचोटने लगता है कि मेरे जाने के बाद ये पहाड़ जैसा जीवन जाने मेरा बेटा कैसे काटेगा। हे उमापति, इस सावन के पावन महीने में मेरे बेटे का भी जोड़ी बंधन लगा देना प्रभु। पंकज ठेला लेकर उबड़ खाबड़ रास्ते से आगे बढ़ते हुए कहता है, ये पहाड़ का रास्ता पार करना एकदम सरहद पार करने जैसा प्रतीत होता है, मगर फिर पेट पालने के लिए मुझ गरीब के पास इसे पार करने के सिवा दूजा कोई चारा भी तो नहीं। एकाएक उसकी नजर सड़क के बीचों बीच से जा रही 5 लड़कियों के ऊपर से जाती है, जो अपनी ही धुनी में बढ़ी जा रही थीं। एक ट्रक को आता देख जैसे ही 5 पीछे की ओर सरकती हैं, तो उनका पांव फिसलने के चलते वो खाई में जा गिरते हुए कहती हैं, अरे कोई मदद करो, हमें बचाओ। अरे कोई बचाओ वरना ये खाई में निकल जाएगी। पंकज आगे बढ़कर एक एक करके उन्हें बाहर निकालता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल हम 5 बहनें पहाड़ी बाबा से भेंट करने आए थे। ये शिप्रा, मानवी, साची, धानी और मैं करुणा। तुम्हारा परिचय? मुझ गरीब का नाम पंकज है। साज श्रृंगार का सामान बेचकर गुजारा करने भर कमा लेता हूँ। तुमने हमारी जान बचाई है, चाहो तो हमारे संग बाबा के पास चल सकते हो। वो सभी एक संग बाबा के पास आती हैं, जहाँ अंतर ध्यान हुए बाबा को देख शिप्रा होड़ में आकर कहती है, बाबा देखिए, हम अपने संग किसे लेकर आए हैं। जो है उसे आपसी साझेदारी से 5 बहनें आपस में बांट लो।
एकाएक बाबा की आंखें खुलती हैं और करुणा कहती है, बाबा आपने ये क्या कह दिया? पुत्री, अब ये मानव ही तुम 5 बहनों का जीवन संगी है। ये मेरी नहीं, स्वयं शिव शंभू की स्वेच्छा है। मगर बाबा, मैं गरीब एक साथ 5 पत्नियों का भार कैसे उठा पाऊंगा? आज अगर रास्ता सुकड़ा है तो कल सुनहरा भी होगा। जाओ और अपनी 5 पत्नियों के साथ नई जीवनी बसाओ। पंकज गांव के मंदिर में बड़े ही साधारण तौर से उन 5 से ब्याह रचाकर उन्हें घर लेकर आता है। माँ, आज से 5 आपकी बहू हैं। पंकज होशो हवास में तो है। पंकज अपनी माँ के सामने सारी वारदात बयान कर देता है और फिर, अरे ये सतयुग का दौर नहीं, कलयुग का है। पंकज इस घनघोर गरीबी के बीच 5 पत्नियों का पेट भर पाएगा तो? ये सुनकर पंकज की 5 पत्नियां कहती हैं, सासू माँ, हम 5 बहनों ने आपसी साझेदारी से अपने सिंदूर को बांटा है। हम सौतन बनकर नहीं, सहेली बनकर रहेंगी। उनका प्रेमपूर्ण रुझान देखकर कौशल्या के भीतर शांति पड़ जाती है। शुरुआती दिनों में पंकज और उसकी 5 पत्नियों का शादीशुदा जीवन 4 दिन की चांदनी सा रहता है, मगर कौशल्या के स्वर्गवास के साथ मानो अंधेरा छा जाता है। मैं सामान लेकर दूसरे गांव जा रहा हूँ, सांझ तक लौट आऊंगा। पंकज ठेला लेकर बाजार चल पड़ते हैं, मगर उस दिन सावन उस पे बुरा कहर ढाता है। बरसाती आसमान की ओर निहारते हुए पंकज कहता है, बरसात तो जैसे मुझ गरीब पर बाढ़ के जैसे छा गई है। एक पैसे की कमाई नहीं हुई। जाने आज अपनी 5 पत्नियों का पेट कैसे भर पाऊंगा। वो निराश मन से घर आता है, जहाँ उसकी 5 पत्नियां उसे चिंता में गोता लगाते देख कोई उसे पानी पूछती है तो कोई उसके पाँव दबाने में भिड़ जाती है। और मानवी कहती है, सुनो जी, खाना खा लो, सवेरे भी भूखे चले गए थे। मानवी, आज एक पैसे की भी कमाई नहीं हुई, इसलिए ये खाना तुम 5 खा लो। हम 5 बहनों ने तो सांझ को ही भरपेट खा लिया था, ये खाना आप खा लो। शिप्रा, अपने पति से मिथ्या का खेल रच रही हो। भोर को ही मैंने राशन टटोल कर देख लिया था। चलो, आज हम एक ही थाली में खाएंगे। मानवी चूल्हे पर धरे हांडी के भीतर पड़े खाने के हर एक दाने को थाली में उड़ेल देती है। पंकज अपनी 5 पत्नियों को बारी बारी से एक एक कौर खिलाता है कि उसकी आंखों से आंसू की धारा जमीन को भिगोने लगती है। एक पति होने का कोई भी हक मैंने बखूबी अदा नहीं किया है। धिक्कार है मेरे बाजू के बल पर, जो मैं तुम 5 को पेट भर खाना भी न खिला सकूं। अजी, हमें आपका क्या दोष? आप तो हम 5 की खातिर भरसक कोशिश में जुटे पड़े हुए हैं। ये क्या कम है कि इस कठिन घड़ी में हम साथ साथ हैं। अगले सवेरे पंकज के जाने के बाद 5 बहनें आपस में बात करती हुई कहती हैं, कल रात हम 5 ने ही अपने पति को गरीबी से बेबस महसूस होता देखा है। हाँ, उनकी पत्नी होने के नाते हम 5 का ये फर्ज है कि हम उनके इस कठिन समय में ढाल बने। वैसे सावन का महीना चल रहा है, इस घड़ी बाजार हाट में चूड़ियों की खूब मांग है। क्यों ना हम भी चूड़ी बेचकर अपने पति का हाथ बटाएं? हाँ, इससे हम अपने पति के कंधों पर लदी गरीबी के जुए को आपस में बांट सकेंगी। 5 अपने पति की गरीबी को मिटाने के खातिर पास पड़े गहने को सुनार से बेचकर अदा किए रकम से चूड़ियां खरीदकर झोली में भरकर अलग अलग गांव में बेचकर सांझ को घर लौटती हुई कहती हैं, सचमुच इस सावन में चूड़ियां बेचने का धंधा एकदम धनाधर चल रहा है। पहले ही दिन अच्छी कमाई हुई है। उस रात पंकज के घर लौटने पर 5 अपने पैसे उसे थमा कर कहती हैं, ये लीजिए। ये पैसे कहाँ से आए? हमने अपने गहने बेचकर चूड़ी बेचने का काम शुरू किया है। ये पैसे उसी की कमाई है। अब इनसे आप एक परचून की दुकान खोल लीजिए ताकि आपकी गरीबी मिट सके। अरे मेरे चलते तुम 5 को घर से बाहर कदम धरने पड़े, यहाँ तक कि तुम्हें अपने गहने तक बेचने पड़े। हाँ अच्छी, एक पत्नी के लिए सबसे कीमती गहना उसका पति होता है। हम 5 की खातिर वो बेशकीमती गहना तो आप है। आपको हर एक दिन गरीबी की मार झेलता देख हमारा मन कुड़ता है। एक बार आपका काम जम जाएगा तो ऐसे सैकड़ों गहने आप हमारे खातिर बना देना। पंकज अपनी पत्नियों का खुद के प्रति ऐसा प्यार देखकर कहता है, जहाँ कलयुग के इस जमाने में पति की खातिर उसकी एक पत्नी ही ढाह बन जाती है, वहाँ मेरी 5 पत्नी के बीच भी मेरे लिए प्यार की इतनी गहरी छवि देख मेरा दिल बाग बाग हो गया। पंकज अपनी 5 पत्नियों के दिए पैसे से परचून की एक दुकान खोलता है। धीरे धीरे पूरा गांव उसी के दुकान से सामान खरीदने लगता है, जिसे उसकी गरीबी की रेल पूरी तरह पटरी पर आ जाती है। एक सांच, शिप्रा, मानवी, करुणा, धानी, सांची, जल्दी आओ। 5 एक साथ अपने पति के पास आकर खड़ी होकर कहती हैं, क्या बात है जी, आपने हम 5 को एक साथ पुकारा?
आज मैं पहली दफा अपनी 5 पत्नियों की खातिर भेंट लाया हूँ। 5 एक साथ डिब्बे को खोलती हैं, जिसमें साड़ी और श्रृंगार के सामान के साथ हरी चूड़ियाँ होती हैं, जिसे देख 5 के चेहरे खिल उठते हैं। अब जल्दी से इसको पहनकर तैयार हो जाओ, फिर हम सावन का मेला देखने चलेंगे। अपनी 5 पत्नियों को सावन के रंग में रंगा पंकज झरोखे से निहारते हुए कहता है, मेरी 5 पत्नियों के बीच कितना स्नेह है, कितने साफ तौर से इन्होंने एक दूसरे से सुहाग सिंदूर का बंटवारा कर लिया है। इन 5 ने अपने पत्नी होने का फर्ज बखूबी अदा किया है। अब मेरी बारी है कि मैं अच्छा पति बनकर इनको सारे सुख दूं। गरीबी के दिन पलटने का सारा श्रेय पंकज अपनी 5 पत्नी को देता है। आखिरकार 5 पत्नियों के प्रयास से ही तो उसकी गरीबी की रेखा मिटी थी। अंत में 5 भी अपने एक पति का प्यार आपस में बांटकर हंसी खुशी रहा करती थीं।